हेलो गाइस, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें हम आज की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग। जिसमें कुछ वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने बना दी हैं एंड इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी डिटेल्स, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके ऊपर अलजेब्रा, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस लगते हैं वो सारी चीज़ें, एंड आर्ग्यूमेंट अभी टॉपिक हमारा बचा हुआ, आर्ग्यूमेंट एंड पोलर फॉर्म राइट। तो वो टॉपिक अभी हम आज की वीडियो और आज के बाद की वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राइट। इससे पहले सारी वीडियोस में आई थिंक 4 से 5 लेक्चर कवर हो चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप पिछली वीडियोस में जाके दे सकते हो, ताकि ये आगे के लेक्चर्स भी आपको समझ में आए राइट। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक हम पढ़ रहे थे, उसको हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन सीख लिया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द एल्जेब्रिक फॉर्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यानी कि हमने पहले ही सीख चुके हैं। जैसे कि हमें पता है कि जनरल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + ib की फॉर्म में लिखा जाता था, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib की अपेक्षा x + iy की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यानी कि a और b की जगह पर x और y दो अलग अलग वेरिएबल भी आप ले सकते हो राइट। तो दोनों फॉर्म क्लियर कट मानी जाएंगी कि ये दोनों फॉर्म हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की होती हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हम a + iv इससे पहले पढ़ रहे थे, लेकिन अब पढ़ेंगे हम x + iy, z = x + iy। कोई भी एल्जेब्रिक फॉर्म हम लेट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम रिप्रेजेंटेशन में, जिसमें बच्चों हमारा जो टाइप हैं वो अभी हम 3 टाइप से रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला टाइप होता है, द फर्स्ट टाइप इज दैट द रिप्रेजेंटेशन इन ज्योमेट्रिकली राइट। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला होता है बच्चों ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। सेकंड होता है बच्चों वेक्टोरियल, वेक्टर फॉर्म में वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, या वेक्टर फॉर्म बोल सकते हैं, वेक्टोरियल फॉर्म बोल सकते हैं, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन राइट। वेक्टोरियल के बाद अपना थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है अपना पोलर फॉर्म, है ना। क्या होता है बच्चों? पोलर फॉर्म। और इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बच्चों। तो ये 3 फॉर्म होती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जिसमें से मैं पहली फॉर्म डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन राइट। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी फिलहाल डिस्कस करेंगे। आगे की जो दोनों फॉर्म हैं इनमें से जो लास्ट वाली फॉर्म है बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड और थर्ड, सेकंड वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कि ज़्यादा आपके सिलेबस में है राइट। तो ये अभी मैं फिलहाल बाद में डिस्कस करूँगा राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकली हम किस तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे राइट। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों लेट सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने कोई लेट किया, लेट z = x + iy बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई क्या है बेटा? कोई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x + iy की फॉर्म में, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म, in geometrical form by the point p x, y। यानी कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें? ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, तो हमें कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा बेटा x, y। किसमें पॉइंट प्लॉट करेंगे बेटा? p x, y ऑन द आर्गेंट प्लेन। किसमें करेंगे बच्चों? आर्गेंट प्लेन पर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आर्गेंट प्लेन पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों एक बात आपके दिमाग में घूम रही होगी कि ये आर्गेंट प्लेन कौन सा है भैया, है ना। अभी तक हमने एरोप्लेन सुना था और कार्टेशियन प्लेन भी सुना था, लेकिन आर्गेंट प्लेन कौन सा होता है? तो मैं बता देता हूँ बच्चों, आर्गेंट प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी जो प्लेन को हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं राइट। इससे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था। कार्टेशियन प्लेन में
बेसिकली हमें पता था कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू रिप्रेजेंट होती थी, लेकिन आर्गेंट प्लेन और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म दैट इज रियल नंबर एंड यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है y वो भी रिप्रेजेंट होता है, इसलिए इसको आर्गेंट प्लेन का नाम देते हैं। कार्टेशियन प्लेन हमारा x एक्सेस y एक्सेस होता था, उसी तरीके से ये होता है, लेकिन जब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारी एक रियल वैल्यूज होती है और दूसरी हमारी इमेजिनरी वैल्यू यानी कि दूसरी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, इसलिए इसको आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। जैसे नोट करने का ड्रॉ करने का तरीका यहाँ पर कंसेप्ट सेम है दोनों का, राइट। एक्स एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस, हमने यहाँ पर एक्स लाइन एक्स डैश वाई बनाई, उसके नीचे वाई डैश, ये ओरिजिन हो जाएगा ओ, राइट। तो दो हमने एक्सिस बना लिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों लाइन हमने प्लॉट की, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं बच्चों ये। तो इसी तरीके से ही रिप्रेजेंटेशन, इसे भी हम क्या बोलेंगे, आर्गेंट प्लेन ही बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता था, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो अभी हम इतना सीख चुके हैं कि कोई भी प्लेन हमारे पास आर्गेंट प्लेन हमने लिया, उस पर हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से, ज्योमेट्रिकली। तो वो तरीका क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे बच्चों, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ द लाइन्स एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ की रेस्पेक्टिवली, दोनों की दोनों कैसी रहेंगी, रेस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस को बोलेंगे बच्चों हम रियल एक्सिस, क्या बोलेंगे बच्चों, रियल एक्सिस, एंड वाई एक्सिस को हम बोलेंगे बच्चों दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर एक्स की पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाएगा और वाई एक्सिस पर वाई का पॉइंट। इट मीन्स यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई पर हो रहा है, इसलिए इसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोल रहे हैं, और रियल एक्सिस इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रियल नंबर है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस माना जाएगा। कौन से वाला एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाला, ठीक। तो सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है P, वो इधर हमारे पास रिप्रेजेंट करना है इस जगह पे, है ना, इसी लाइन पे ऊपर। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं P, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों x, y, है ना। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं x एंड y, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ से प्लॉट करने जाएं तो बच्चों ये हमारे पास वर्टिकल लाइन हमने डाली, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, और इसको नाम दिया O, इसको नाम देता हूँ M, P और M, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी बच्चों वो x हो जाएगी, क्योंकि x एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट आ रहा है वो कितना x है, और इधर y एक्सिस पर y है, तो ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि P से M तक की जो डिस्टेंस है वो y हो जाएगी। y क्या है मेरे प्यारे बच्चों, y हमारा इमेजिनरी पार्ट है, x हमारा रियल पार्ट है, इसलिए इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, और y एक्सिस वाले जो लाइन है वर्टिकल लाइन, उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली सिंपल, हम P पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अभी हमने इससे पहले बेटा ये कंसेप्ट पढ़ा था मॉडुलस, राइट, मॉडुलस निकालना। तो वो जो मॉडुलस का कंसेप्ट था वो यहीं से निकल के आता है। मॉडुलस का कंसेप्ट कैसे निकल के आता है, सपोज हम ट्राइंगल में आते हैं अच्छा, इसमें हमें क्या करना है कि ये जो लाइन ड्रॉ करी, तो और हमने क्या करना होता है बच्चों, प्लॉट द पॉइंट P x, y ऑन आर्गेंट प्लेन पर मैंने क्या कर दिया, वो पॉइंट को प्लॉट कर दिया, ठीक है बेटा। x पॉइंट लाई ऑन x पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई द रियल एक्सिस, यानी कि जो सिंपल सी बात है, ये लिखना जरूरी नहीं है कि x जो पॉइंट है वो हमारा जो डिस्टेंस है वो रियल एक्सिस की कवर करेगा, और y जो पॉइंट है वो हमारे पास y एक्सिस वाली जो लाइन है वो इमेजिनरी पार्टी होगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास जैसे z = 5 + 3i सपोज, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू बनी वो 5 यूनिट एंड y की वैल्यू बनी वो 3 यूनिट, तो 5, 3 ये पॉइंट हो जाएंगे, सिंपल। इज दैट क्लियर। इस तरीके से हम प्लॉट करके पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहाँ पर बेटा, आर्गेंट प्लेन पे। इतना समझते हैं बस, ठीक। उसके बाद हमें पता है कि अगर हमारे पास मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता था,
तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब होता था बच्चों, तब हमें पता होता था कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं a प्लस आई वी की फॉर्म में। अगर मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई की फॉर्म में, तो मेरा मॉडुलस ऑफ z आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो वो हम निकालेंगे कैसे, हमें पता है कि बच्चों हमने लिया वी हैव ट्राइंगल OMP, यानी कि OMP ट्राइंगल मैंने लिया यहाँ से। इस एंगल को मानता हूँ सपोज मैं थीटा, क्या मान लिया बच्चों मैंने, थीटा मान लिया। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, ठीक है। इसको तो अभी आगे जाके हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे बच्चों हम इसको, एम्पलीट्यूड, ठीक, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, क्या बोलेंगे इसको, एम्पलीट्यूड ही बोल सकते हैं, और हम इसको आर्ग्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर। अभी एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट मैंने डायरेक्ट बता दिया ये होता क्या है, ठीक है। छोटी सी बात आपके दिमाग में घूम रही है कि एम्पलीट्यूड और ये आर्ग्यूमेंट जो मैंने वर्ड यूज़ किया ये बेसिकली होता क्या है, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द एंगल, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, ठीक। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट क्या होता है अपने पास, द एंगल थीटा फॉर्म्ड बाई द लाइन, कौन सी लाइन, OP लाइन, ठीक है, फॉर्म्ड बाई द लाइन OP विद पॉजिटिव डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, रियल एक्सिस। कौन सा एक्सिस बोल सकते हैं बच्चों, रियल एक्सिस, ठीक है। इज फॉर्म्ड बाई द लाइन OP विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसका सीधा साधा सा मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल हमारे पास फाइंड करना है हमें, सपोज एंगल थीटा, वो एंगल कहाँ से बनेगा बच्चों, रियल डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि रियल हमारे पास रियल एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल हमारे पास थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, और वो डायरेक्शन बच्चों, जैसे मान चलो अभी जो लाइन इधर है, अभी ऊपर हो या इधर हो, तो वो एक्सिस कैसी रहेगी, वो हॉरिजॉन्टल, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी के उल्टा, है ना, घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेगा इस तरीके से, उस एंगल को, यानी कि थीटा जो एंगल है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एंड आर्ग्यूमेंट। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट दोनों एक ही वर्ड हैं, ठीक है। शॉर्ट में इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ARG, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। इज दैट क्लियर। अभी हमें ये निकालना है, तो बेसिकली निकलता यहीं से है ये। तो इसको मैं अगर tan थीटा इक्वल्स टू, मेरे पास फॉर्मूला था बच्चों, अभी मैं इधर यूज़ कर लेता हूँ, इधर थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इधर से मेरे पास tan थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला था बच्चों y अपॉन एक्स। तो इस थीटा को हम इधर लिखेंगे, तो tan को उधर ले जाएंगे, तो tan हमारा इन्वर्स बन जाता है y अपॉन एक्स, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा जो थीटा होता है, इसी को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं, राइट। y हमारे पास क्या है बच्चों, y हम लिख सकते हैं, y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन x हमारे पास क्या है बच्चों, रियल पार्ट ऑफ z, RE, ठीक है। इसका रेशियो जो होता है उसका tan थीटा इक्वल्स टू अगर हम कर दें, तो जो थीटा होता है ना एंगल, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, या एम्पलीट्यूड। हम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं और एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसी कंसेप्ट से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस के साथ साथ हम यहाँ से एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट भी सीख जाते हैं, ठीक। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और ऑलरेडी पता थी, दैट इज़ मॉडुलस, वो अभी डिस्कस करने वाला था लेकिन रह गया। तो मॉडुलस भी इसी के साथ रिप्रेजेंट हो जाता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक सी बात है, मुझे थोड़ा सा ये यहाँ से ऊपर से रफ करना पड़ेगा। तो इतना पोर्शन मैं रफ कर लेता हूँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडुलस जो हमने फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला भी यहीं से निकलता है। वो मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे निकलता है मॉडुलस निकालने के लिए, ठीक बच्चों। हमें बताया बेटा, हमने लिया इन ट्राइंगल OMP, ठीक है बच्चों। कौन सा ट्राइंगल लिया, OMP।
90 डिग्री का एंगल मेरे पास एम है, जो उसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। इसका मीन्स ये है कि ओ पी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ पी एम का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास ओ एम जो डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी मेजर कर रखी है एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और पी एम जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमारे पास है वाई, तो दैट इज़ वाई स्क्वायर। तो ओ पी यहाँ से मिलेगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो इसको हम जेड मॉडुलस इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर फिर प्यारे बच्चों जो मॉडुलस ऑफ जेड है वही हमारे पास क्या है, ओ पी की डिस्टेंस है, दैट इज़ ओ पी को हमने क्या लेट कर लिया, वेयर जेड मॉडुलस इक्वल्स टू ओ पी। ओ पी का मीन्स द लेंथ ऑफ ओ टू द पी, है ना। पी पॉइंट से ओ तक, ओरिजिन से यानी कि पॉइंट पी तक, यानी कि पॉइंट पी क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो वो मॉडुलस निकाल के हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट, यानी कि पहला रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, दोनों का स्क्वायर सम करके उसका स्क्वायर रूट निकाल के हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मॉडुलस का कंसेप्ट और हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट वाला कंसेप्ट था वो दोनों यहाँ से हम सीखते हैं। अभी हमारे पास जो एंगल निकला है थीटा, तो अभी हमने इतना सीखा है कि अगर हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम सीधा सीधा tan थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स से निकाल सकते हैं थीटा। इज़ दैट क्लियर। अगर इन केस हमारे पास साइन कन्वेंशन की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इक्वेशन मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो मैंने लिया था z इक्वल्स टू 3 + 5i, अगर मेरे पास कोई ऐसा एंगल मिले या फिर जो लाइन ऐसी हो, अभी तो मैंने ये बता दिया कि कोई पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट। अभी अगर मैं बात करूं कि अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे, तो कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तो क्या एंगल हमारा बदलेगा? बिल्कुल बेसिक सी बात है, एंगल बदलेगा। और एंगल बदलेगा तो क्या कोई कंडीशन नहीं बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। ठीक है बच्चों, तो वो आगे की कंडीशंस क्या क्या बनेंगी अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो कंडीशन सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसके एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट जो हम सीखे हैं वो निकालना अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, वरना आप गलत कर दोगे, है ना। तो अभी मैं एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट वाले कंसेप्ट को एज इट इज़ रखता हूँ, है ना। जो मॉडुलस वाला कंसेप्ट था वो आप ऑलरेडी सीख चुके थे, लेकिन ये मुझे बताना था कि कहाँ से निकला है, इसको मैं फिलहाल अभी रफ कर देता हूँ, राइट। तो अभी हम साइन कन्वेंशन सीखेंगे कि किसी भी क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम किसी का करना है या फिर आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है तो किन किन तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं अगर वो डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो, राइट। तो अभी हम निकालने वाले हैं बच्चों आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद डिफरेंट साइंस। ठीक है, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद डिफरेंट साइन। अगर हमारे पास अलग अलग साइन में हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, डिफरेंट साइन, बेटा डिफरेंट साइन भी होंगे तो वो किस किस के होंगे, डिफरेंट साइन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। किस किस के होंगे बच्चों? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के अलग अलग साइन। अभी तो मैंने एक ही एग्जांपल लिया था, अगर वो दोनों x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में बच्चों हमें पता है कि x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, y की वैल्यू पॉजिटिव। तो अलग अलग वैल्यूज़ अगर हमारे पास आएंगी, इट मीन्स यहाँ पर कभी रियल पार्ट नेगेटिव हो जाए या फिर कभी इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाए या फिर दोनों नेगेटिव हो जाए, तो उन तीनों केस में, यानी कि पहला केस तो सीख लिया, बाकी की और दो तीन केस बची, तो उन तीनों केस में हमारे पास जो एंगल क्या है, एंगल बदलेगा। बिल्कुल सी बात, एंगल बदलेगा तो फिर क्या आर्ग्यूमेंट भी बदलेगा। तो बेसिक सी बात है, आर्ग्यूमेंट भी बदलेगा। वो किस तरीके से बदलेगा वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इतना मुझे फिलहाल फिर भी रफ करना पड़ेगा क्योंकि इतने से काम नहीं होगा। बल फिलहाल आप इतना याद रखें, tan थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, इससे हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो निकलता है, राइट। इसको ध्यान रखने के साथ साथ आप डेफिनेशन को थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम आगे साइन कन्वेंशन के जरिए क्वेश्चन भी कराऊंगा तो इससे और क्लियर होगा कि बाकी में हम आर्ग्यूमेंट किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, कोई खास यूज़ नहीं है अभी, राइट। तो अभी मैं आता हूँ बच्चों, सपोज हमारे पास फर्स्ट केस ऐसी बनती है, ठीक है, इफ़ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई
ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 की केस में क्या होगा बच्चों, हमें बेसिक सी बात इतना पता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है बेटा, तो आप लिख सकते हो द नंबर लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है ना, तो मैं वो लाई करके मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, यही फिगर इसमें काम करेगा बच्चों। ठीक है, तो कोई पॉइंट P है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमारे पास अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए तरीका क्या होता है, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा रहता है, यानी कि जो एंगल होगा अल्फ़ा का, यानी कि अल्फ़ा अब कहाँ से आ गया नया, अल्फ़ा में बताऊंगा कि अल्फ़ा भी हमारे पास यूजेबल है, वो कैसे यूज़ में आता है वो चीज़ें सीखेंगे आप। ठीक है ना, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा रहता है उस केस में, राइट। इसका मतलब ये है कि जितना एंगल थीटा का होगा, जितने डिग्री का, उतना ही अल्फ़ा रहेगा, राइट। देन जो हमारे पास टेन थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला रहेगा वही बेटा y अपॉन एक्स, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक, सिंपल सा फंडा याद रखना है। लेकिन अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, यानी कि इफ़ z इक्वल्स टू, अगर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है और y की पॉजिटिव, तो यहाँ पर मुझे पता है वेयर x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, देन द नंबर लाइज इन किस क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ये नंबर गया तो कुछ कहीं ना कहीं टेक्निकली देखा जाए तो फिगर हमारा इस तरीके से बनेगा, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, है ना। ये x एक्सिस नेगेटिव x पॉजिटिव x, y एक्सिस पॉजिटिव x, ठीक। तो एंगल जो रहेगा बेटा, अब ये एंगल हमारे पास अल्फ़ा रहेगा, लेकिन हमें निकालना तो हमें ये थीटा है ना, निकालना तो हमें थीटा ही है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि पॉजिटिव डायरेक्शन किसकी, x एक्सिस से, है ना, इधर जाएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे उस लाइन की तरफ जिसमें जो हमारी लाइन क्या कर रही है, किसी पॉइंट से ओरिजिन तक को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पॉइंट हमारे पास P माइनस एक्स कोमा वाई यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये एंगल जो है वो थीटा, इसी थीटा को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब इस थीटा को हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हमें क्या निकालना होगा, पहले ये अल्फ़ा निकालना होगा, यानी कि जहाँ से एंगल हमारा पास में पड़ता है, यानी कि एक लाइन से और ये वाली लाइन से ये एंगल हमारा पास में पड़ेगा, इधर से बनाऊंगा तो एंगल दूर पड़ेगा, तो ये वाला एंगल अल्फ़ा रहेगा। तो इस अल्फ़ा को हमें फाइंड आउट पहले करना होगा, उस अल्फ़ा को फाइंड आउट करने के बाद हमें उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है जिससे कि मेरा आर्ग्यूमेंट यानी कि जो थीटा है वो निकल आए, इस तरह याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर जो एंगल रहेगा वो हमारा सीधा साधा सा मतलब है, एंगल हमारा अल्फ़ा जो है बच्चों वो थीटा जो है, यानी कि थीटा हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट है, थीटा हमारे पास सिंपल सी बात है आर्ग्यूमेंट है, उसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, पाई माइनस अल्फ़ा करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, पाई माइनस अल्फ़ा। इज दैट क्लियर? बस ये चीज़ आपको कंसेप्ट याद रखते जाने हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आता है कोई भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे पास अल्फ़ा थीटा क्या रहेगा, और सेकंड में होगा तो, है ना, और थर्ड में आएगा तो क्या रहेगा। ये कंसेप्ट अगर याद रहेंगे, फिर इनका यूज़ कैसे होगा वो मैं क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगा आया तो कैसे बना, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आया, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे। इज दैट क्लियर? और बाकी जो हमारे पास tan थीटा है वही रहेगा फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू y ओवर x। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा यूज़ नहीं करेंगे, इस पर अल्फ़ा यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो है थीटा और अल्फ़ा एक ही बात थी, तो यहाँ पर अल्फ़ा रख लो या थीटा रख लो। अब यहाँ पर मैं पहले अल्फ़ा निकालूंगा, tan अल्फ़ा। ठीक है, tan अल्फ़ा कैसे निकालूंगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, जैसे मैंने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया था, तो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ z इक्वल्स टू -5 + 3i। इसको मैं इसके अपॉन में लिखूंगा इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, और ये हमारे पास इसमें मॉडुलस आता है। ये चीज़ और मैं भूल गया था हल्का सा, तो याद रखेंगे यहाँ पर मॉडुलस भी साइन के अंदर आता है। अगर कोई नेगेटिव है तो वो वैल्यू पॉजिटिव मानी जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से अब हमें अल्फ़ा निकालना होगा, अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पुट करना होगा, पाई में से माइनस कर दूंगा तो जो थीटा आएगा वही हमारे पास आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बन जाएगी। सिंपल क्या करना है कि अगर हमें कोई जेड दे रखा है, इसको हमें ये पहली वाली वैल्यू एक्स की हो जाएगी, दूसरी वाली वाई की यहाँ पुट कर देनी है। पुट करने के बाद काट पीट करके मॉडुलस से बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, तो tan के टर्म में वो वैल्यू क्या एंगल शो करती है, वो एंगल आ जाएगा अल्फ़ा। दैट इज अगर मान चलो 1/√2 आ रही है या 1 आ रही है ना, या 1/√3 या √3, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि π/3 आ रहा है कि π/6 आ रहा है, राइट, यानी कि 30 आ रहा है, 60 आ रहा है, या फिर
45 आ रहा है या 90 डिग्री, जितना भी आ रहा है उतने एंगल को हम फिर क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे, तो वही हमारा आर्ग्यूमेंट निकल के आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। अगर हमारे पास क्या होता है बच्चों, इफ़ z इक्वल्स टू माइनस एक्स और माइनस का y, इट मीन्स ये है कि यहाँ पर x भी लेस देन 0 है एंड y भी लेस देन 0 है, देन द नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो वो नंबर कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई नंबर लाई कर रहा है तो वो हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है देखते हैं। पहले हम डायग्राम समझेंगे। तो डायग्राम हम ऐसा बनाएंगे जिसमें हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होता हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रियल एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, कोई एंगल अगर हमारे पास होता है, यानी फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इतना तो आप जानते ही होंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो सेकंड, एंड अब हम बात कर रहे हैं थर्ड। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पर x भी नेगेटिव होता है तो y भी नेगेटिव होता है। तो इट मीन्स अगर कोई पॉइंट P है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है बच्चों, एंगल तो सीधा सीधा हमें पता है कि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से उस लाइन तक बनेगा, तो उसको तो हम थीटा ही बोलेंगे, उसको तो बेसिक सी बात है, हम क्या बोलेंगे, थीटा ही बोलेंगे। लेकिन ये वाला जो एंगल है उसको हम अल्फ़ा पहले नोट डाउन करेंगे कि अल्फ़ा वाकई में निकल के क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो वो अल्फ़ा आप जानते हैं किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अल्फ़ा आप जानते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू फार्मूला हम जानते हैं y अपॉन एक्स, ठीक है, y अपॉन एक्स, यानी कि इमेजिनरी अपॉन रियल, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, जो भी हमारे पास निकल के आएगा उसका मॉडुलस कर देंगे, यानी नेगेटिव वैल्यू होगी उसको हम पॉजिटिव बना देंगे। उसके बाद tan के टर्म में जो एंगल आएगा वो हमारे पास अल्फ़ा निकल के आ जाएगा, ठीक है। tan के टर्म में उसको जज करने के बाद, उसको कंपेयर करने के बाद जो एंगल आएगा वो अल्फ़ा आ जाएगा। और अब उस अल्फ़ा की मदद से हम आर्ग्यूमेंट कैसे निकाल सकते हैं, वो हमारे पास जो तरीका रहता है वो आप याद रखेंगे, थीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ पाई माइनस एक्स या पाई माइनस अल्फ़ा, माइनस टाइम्स ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा। अगर इसको हम हल्का सा सिंप्लीफाई करके और लिखें तो अल्फ़ा का माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पाई जो है वो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का अल्फ़ा आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर मुझे ये समझ में आता है कि अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में था तो मुझे पाई में से अल्फ़ा को माइनस करना था। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको कैसे पता किया कि दोनों x की और y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। आपको एंगल पता कर लेना है y अपॉन एक्स, यानी कि x का डिवाइड y में लगा के हमें एंगल पता चल जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा को हम कहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर, ठीक। अल्फ़ा में से फिर हम क्या करेंगे बच्चों, पाई को माइनस करेंगे। अल्फ़ा में से क्या माइनस करेंगे, पाई माइनस करेंगे। जितना माइनस करने के बाद एंगल आएगा थीटा, वही हमारे पास क्या बोला जाएगा, आर्ग्यूमेंट बोला जाएगा, राइट। अभी हमारे पास फोर्थ कंसेप्ट रह गया, दैट इज़ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अभी तक हम 3 कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तीनों को आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करने के बाद। फोर्थ कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, 1 बाई 1 याद रखना है, इससे रिगार्डिंग में क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, जिसमें हमारा फोर्थ कंसेप्ट है, फोर्थ वन इज दैट इफ z इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस टाइम्स ऑफ i, यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव है, ठीक है। वेयर हमें पता है जहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है एंड y इज लेस देन 0 है ना, x हमारे पास ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, देन हमें पता है, वी नो दैट द नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों ये नंबर, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये नंबर लाई करता है तो अब इससे हम आर्ग्यूमेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। आर्ग्यूमेंट बच्चों करनी नहीं है, आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है, ठीक है ना। बहस करनी नहीं है किसी से, उस बहस को हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये x नेगेटिव x, y नेगेटिव y। अब हमारे पास जो लाइन आई बेटा P पॉइंट ये है, जिसमें हमें पता है कि x नेगेटिव का y, इस तरीके से कोई पॉइंट होगा तो एंगल वही रहेगा बच्चों, पूरा का पूरा ये, इसी को हम पूरा थीटा ही बोलेंगे, यहाँ से पूरा कंप्लीट, ठीक। लेकिन ये हम पहले निकाल लेंगे अल्फ़ा, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना आ सकता है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अल्फ़ा हमें पता ही है, अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। बार बार लिख रहा हूँ इसलिए ताकि हमें एक बार लिखने से थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएगा कि हम tan अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है उस अल्फ़ा की मदद से तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हमारे पास थीटा इक्वल्स टू रहेगा बच्चों नेगेटिव का अल्फ़ा। थीटा इक्वल्स टू सिंपल क्या रहेगा,
नेगेटिव का अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा जो एंगल निकला है उसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आर्ग्यूमेंट निकल के आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कि इन्हीं पर डिपेंडेंट हम किस तरीके से, इसी कंसेप्ट पर डिपेंडेंट हम किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ तरीके से हम सॉल्व करने होंगे, राइट। तो मॉडुलस निकालना और आर्ग्यूमेंट निकालना, ये दोनों कंसेप्ट हमें आने चाहिए, तभी इसके रिगार्डिंग हमें आगे जो पोलर फॉर्म होती है वो समझ में आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक